वेलकम टू लीगल गाइड 360 योर कंप्लीट लीगल कंपास में आप सभी व्यूअर्स का मैं एडवोकेट विकास राजावत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 2 की डेफिनेशंस को किया था, उसके अंदर मैंने आपको बेलेबल ऑफेंस बताया था, कंप्लेंट बताई थी, चार्ज बताए थे और कॉग्निजेबल केसेस के बारे में बताया हुआ था। उससे आगे की जो डेफिनेशंस हैं वो हम आज के लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हाई कोर्ट क्या होता है, इंक्वायरी कौन करता है, क्या पुलिस अधिकारी इंक्वायरी कर सकता है, क्या मजिस्ट्रेट ही इंक्वायरी कर सकता है, तो इंक्वायरी होता क्या है, जांच क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या होती है। ये डेफिनेशंस हम पढ़ रहे हैं तो आज भी सेक्शन 2 पढ़ेंगे, उसके अंदर की डेफिनेशंस ये पढ़ेंगे, क्योंकि ये डेफिनेशंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इन डेफिनेशंस को अगर आप नहीं समझेंगे तो आगे आने वाली सेक्शंस को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आगे आने वाली सेक्शंस में आपको ये डेफिनेशंस, ये वर्ड लिखे मिले होंगे। तो जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि इंक्वायरी क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, आपको जब ये नहीं पता कि जांच क्या होती है, अन्वेषण क्या होता है, न्यायिक कार्रवाइयां क्या होती हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या होता है, तो तब तक आपको कैसे समझ आएगा। तो इन्हीं सभी चीजों को मैं आज के लेक्चर के अंदर आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय को। तो सीआरपीसी के अंदर उच्च न्यायालय को, हमारे हाई कोर्ट को 2E के अंदर डिफाइन किया था, नए लॉ यानी BNSS के अंदर इसे 2J में डिफाइन किया हुआ है। तो जो 2E होता था वो अब 2J हो गया है। एक चीज आपको ये याद रखनी है, मे बी किसी जुडिशरी वगैरह के एग्जाम में, शायद जो बहुत टफ एग्जाम होगा उसके अंदर ये चीज पूछ ले, अभी फिलहाल नहीं पूछेगा। AIV वगैरह में तो ये सब नहीं पूछेगा। मैं बता दूं हाई कोर्ट का क्या मतलब है। तो किसी स्टेट के संबंध में पूछें, किसी राज्य के संबंध में पूछें, तो हाई कोर्ट का मतलब है होगा उस राज्य का हाई कोर्ट। इन रिलेशन टू एनी स्टेट, हाई कोर्ट फॉर द स्टेट लाइक इलाहाबाद हाई कोर्ट। जैसे मैं कहूं उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट क्या होगा, तो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट उस प्रदेश का हाई कोर्ट होगा, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट। पहली बात। इन रिलेशन टू अ यूनियन टेरिटरी, केंद्रीय राज्य संघ के संबंध में अगर बात हो, यूनियन टेरिटरी के संबंध में हो, कब? जब जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट फॉर अ स्टेट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय लॉ। जब किसी विधि के द्वारा, किसी लॉ के द्वारा उस हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन उसके ऊपर एक्सटेंड कर दी गई हो, तब हाई कोर्ट कौन सा होगा। तो इन्होंने बता दिया कि जिसकी जुरिडिक्शन उसके ऊपर एक्सटेंड हुई होगी लॉ के द्वारा, वो हाई कोर्ट होगा। दोबारा रिपीट कर देता हूं, यूनियन टेरिटरी के संबंध में इन्होंने बताया, अगर पूछें आपसे हाई कोर्ट, तो जिस हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन एक्सटेंड कर दी हो लॉ के द्वारा, उस स्टेट का हाई कोर्ट, जैसे कि मद्रास हाई कोर्ट। पांडुचेरी यूनियन टेरिटरी है, उसका हाई कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट लगता है। तो मद्रास हाई कोर्ट की जो जुडिक्शन है वो एक्सटेंड कर दी पांडुचेरी के ऊपर। तीसरी बात समझ लेते हैं, इन रिलेशन टू एनी अदर यूनियन टेरिटरी। अब ऊपर यूनियन टेरिटरी पढ़ लिया था हमने, एनी अदर यूनियन टेरिटरी मतलब इसके अलावा यूनियन टेरिटरी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एनी अदर यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या है? किसी अन्य राज्य संघ क्षेत्र के बारे में। तो उन्होंने बताया कि द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील, the highest court of criminal appeal for that territory
अदर देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये कहते हैं कि हाईएस्ट कोर्ट होगा क्रिमिनल अपील का, पर वो अदर देन सुप्रीम कोर्ट होगा। अब इसको अगर एग्जांपल मैं दूं तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है दिल्ली हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट अपीलेट है, हाईएस्ट अपीलेट है क्रिमिनल का, पर अदर देन सुप्रीम कोर्ट यहां लगा दिया इसीलिए। तो दिल्ली का हाई कोर्ट क्या हुआ? दिल्ली हाई कोर्ट। यूनियन टेरिटरी है दिल्ली। तो मैंने तीनों एग्जांपल के साथ आपको समझा दिया। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारी जो है वो इंक्वायरी है, जांच। तो पुराने लॉ में जांच को, इंक्वायरी को 2G में डिफाइन किया था, नए लॉ के अंदर 2K के अंदर डिफाइन किया। तो मतलब जो 2G था वो अब 2K हो गया है। इंक्वायरी नए लॉ अगर BNSS में पूछे तो 2K, CRPC में पूछे तो 2G। अब इंक्वायरी होता क्या है? तो इंक्वायरी मींस एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड। कोड ने संहिता से कोड को रिप्लेस कर दिया, बाय अ मजिस्ट्रेट और अ कोर्ट। तो देखो ऐसे समझो इंक्वायरी का मतलब क्या। इंक्वायरी के अंदर सारी इंक्वायरीज आएंगी, सारी तरह की इंक्वायरी, जितने भी तरह की जांच होंगी सारी जांच आएंगी, एवरी जांच, प्रत्येक जांच। अदर देन ट्रायल होगी, लेकिन ट्रायल नहीं होगा इसके अंतर्गत। जांच तो सारी होंगी इंक्वायरी के अंदर, बट अदर देन ट्रायल होंगी। जो ट्रायल के दौरान इंक्वायरी की जाएगी वो इंक्वायरी नहीं कहलाएंगी। इस कोड के अंतर्गत कंडक्ट करी जा रही हो जो, और किसके द्वारा की जा रही हो? मजिस्ट्रेट के द्वारा की जा रही है और कोर्ट के द्वारा की जा रही है। एक लाइन में बताऊं तो इंक्वायरी के अंदर वो सभी इंक्वायरी, वो सभी जांच सम्मिलित हैं जो कि इस संहिता के अंतर्गत कंडक्टेड की जा रही हो, और मजिस्ट्रेट और कोर्ट के द्वारा कंडक्ट की जा रही हो, पर ये अदर देन ट्रायल होगा। अब मैं आपको बता दूं, अदर देन ट्रायल का मतलब है कि कॉग्निजेंस लेने से पहले हमारे जो मजिस्ट्रेट साहब, हमारा जो कोर्ट है, वो जो इंक्वायरी करता है उसे हम इंक्वायरी कहते हैं। एक और एग्जांपल बता दूं, कॉग्निजेंस के बाद ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। एक और एग्जांपल बताऊं कि इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को कुछ नहीं मिलता और वो क्लोजर रिपोर्ट फाइल करता है। तो क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने के पहले एक प्रोटेस्ट पिटीशन का आपको ऑप्शन मिलता है। आप प्रोटेस्ट पिटीशन डालते हो तो उस टाइम पर भी जो मजिस्ट्रेट साहब आपसे इंक्वायरी करते हैं वो भी अदर देन ट्रायल होती है। तो ये उसी इंक्वायरी की बात हो रही है। अब यहां पे मैं नए लॉ में आपको जो थोड़ा सा मुझे लगा है वो मैं बताना चाहूंगा। CRPC के सेक्शन 154 में तो ये चीज नहीं थी, पर BNSS की सेक्शन 173, मतलब 154 जो थी CRPC की, वो 173 हो गई है। उसके अंदर जो 3 से 7 साल के ऑफेंस थे, 3 साल से ऊपर के, उनके अंदर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करने की पावर दे दी है पुलिस ऑफिशियल को। तो यहां पे तो अगर देखें डेफिनेशन तो ये कहता है कि इंक्वायरी जज साहब और कोर्ट ही कर सकता है, पर वहां पे पुलिस ऑफिसर को इंक्वायरी करवा रहे हो, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करवा रहे हो। तो यहां तो इस डेफिनेशन में संशोधन करना चाहिए था आपको, जो आपने किया नहीं। तो ये इंटरप्रिटेशन का स्कोप है। आने वाले समय में एग्जैक्ट आएगा कि क्या वो इसके अंतर्गत कवर है या नहीं है, वो देखने वाली बात होगी। अभी आप ये समझो कि इंक्वायरी का मतलब जो इस संहिता के अंतर्गत मजिस्ट्रेट और कोर्ट के द्वारा की जाती है, और इसके अंदर प्रत्येक जांच सम्मिलित है जो कि अदर देन ट्रायल है, बस। और अदर देन ट्रायल क्या है? मैंने कहा कॉग्निजेंस से पहले की जो प्रोसीडिंग्स होती है वो अदर देन ट्रायल होती है। प्रोटेस्ट पिटीशन जब वाला काम हो गया जैसे, वो अदर देन ट्रायल होता है। ऐसे ही और भी प्रोसीडिंग्स आप देख सकते हो जो अदर देन ट्रायल अगर कोई जज साहब कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट साहब कर रहे हैं, कोर्ट कर रहा है, तो उसे हम इंक्वायरी कहेंगे। नेक्स्ट हमारा इन्वेस्टिगेशन है, अन्वेषण। तो CRPC के अंदर इसे जगह 2H में मिली थी, नए लॉ BNSS में इसे जगह 2L में मिली है। मतलब जो CRPC के अंदर
हमारा इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण जो 2H के अंदर डिफाइन था वो अब BNSS के अंदर 2L में डिफाइन है। तो आपको ये याद करना है, जो CRPC के अंदर इन्वेस्टिगेशन 2H था वो अब नए लॉ के अंदर BNS के अंदर 2L हो गई है। तो इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, अन्वेषण क्या होता है, इसको हम बता देते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड, संहिता, कोड रिप्लेस हो गया संहिता के द्वारा, फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, ये कीवर्ड है इसका, फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर और एनी पर्सन हु इज अथोराइज्ड बाय अ मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ अदर देन मजिस्ट्रेट। ये कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण के अंदर वो सभी कार्रवाइयां सम्मिलित हैं इस कोड के अंतर्गत जो कि की गई हो एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए, और किसके द्वारा की गई हो, पुलिस ऑफिसर के द्वारा या किसी और व्यक्ति के द्वारा जिसे मजिस्ट्रेट साहब ने अथोराइज किया हो इसके लिए, पर वो अदर देन मजिस्ट्रेट होगा, मतलब मजिस्ट्रेट खुद नहीं हो सकता ना, वो मजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर सकता है, अदर देन मजिस्ट्रेट होगा। तो ये मतलब था इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो सभी कार्रवाइयां सम्मिलित हैं जो कि इस संहिता के अंतर्गत कंडक्ट की जा रही हैं किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसे मजिस्ट्रेट साहब ने अथोराइज करा है, पर वो अदर देन मजिस्ट्रेट होना चाहिए। किस पर्पज के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस, तो उसे हम इन्वेस्टिगेशन कहेंगे। अब आप समझ लो, जब जब ऐसी प्रक्रिया आप समझ लो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। नई चीज जो BNSS में देखने को मिलेगी, जो CRPC में नहीं थी वो BNSS में देखने को मिलेगी, वो ये है कि इसके अंदर एक एक्सप्लेनेशन जोड़ा गया है। इस डेफिनेशन के अंदर क्या है स्पष्टीकरण, क्या है एक्सप्लेनेशन, वो मैं बता देता हूं। Where any of the provision of a special act are inconsistent with the provision of the Sanhita, the provision of the special act shall prevail। ये कहना चाहते कि जहां कभी स्पेशल एक्ट के प्रोविजन इनकंसिस्टेंट मतलब असंगत होंगे BNSS के साथ, तो वहां पे स्पेशल एक्ट के प्रोविजन प्रिवेल करेंगे। वहां पर जो स्पेशल विधि है, विशेष विधि है, उसके उपबंध प्रिवेल करेंगे। ये मतलब था इसके एक्सप्लेनेशन का। नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं। प्री के लिए मैंने आपको बता दिया, ये सारी जो मैं डेफिनेशन पढ़ा रहा हूं सारी इंपॉर्टेंट है, कई बार अगेन एंड अगेन पूछता और अभी भी पूछेगा आपसे, किसी भी एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। इसकी एक्सप्लेनेशन तो खासकर याद रखें क्योंकि नई चीज ऐड हुई है, चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बात कर लेते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की, न्यायिक कार्रवाई की। तो न्यायिक कार्यवाही हमारे CRPC के अंदर 2I के अंदर डिफाइन थी, नए लॉ में ये सेक्शन 2M हो जाती है। BNSS के अंदर ये 2M में डिफाइन है, बाकी और कुछ इसके अंदर चेंज नहीं है। तो जो CRPC के अंदर 2I थी वो BNSS के अंदर 2M हो गई है। दोनों बात किसकी करती हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की। सेक्शन के अंदर कोई चेंज है नहीं। तो क्या है न्यायिक कार्यवाही, क्या है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, तो समझ लेते हैं इसको भी। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इंक्लूड, न्यायिक कार्रवाई सम्मिलित करते हैं किसी भी प्रोसीडिंग्स को, एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ, जहां एविडेंस ऑन ओथ लीगली लिया जा सके। एक लाइन के अंदर मैं बताऊं तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या है, न्यायिक कार्रवाई क्या है। तो न्यायिक कार्रवाइयां वो हैं जिनमें हमारा न्यायालय है, कोई जो और भी अथॉरिटी हो, अगर उसको ये लीगली पावर है कि वो ऑन ओथ एविडेंस ले सकती है, तो समझ लो कि आप वहां जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हो रही है। जो लीगली ऑन ओथ एविडेंस ले सके वो सारी कार्रवाइयां जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं। बस इतनी सी बात। इंपॉर्टेंट ये है कि ये 2I में था, अब नए लॉ के अंदर 2M में, बाकी कुछ चेंज नहीं है। थैंक यू सो मच। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल टू गेट फ्री स्टडी मटेरियल। इससे आगे की जो डेफिनेशन है वो हम इससे आगे की सेक्शन, आगे के लेक्चर के अंदर लेकर आएंगे।
ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल टू गेट फ्री स्टडी मटेरियल। आप मेरे यूट्यूब पे चैनल पे जाके इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं इसका टेलीग्राम लिंक डाल दूंगा, उसके जरिए भी आप इजिली मेरी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, क्योंकि मैं इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। एक वीडियो पूरा कंप्लीट विथ मीन्स आंसर राइटिंग और प्री कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए और जो न्यू क्वेश्चन हैं उनके साथ। थैंक यू सो मच। इसके अलावा भी अगर कोई आपका कॉन्सेप्ट है जो समझ में नहीं आया है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे कल फिर इससे आगे की सेक्शंस को लेके, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।